बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये मेरे हाथ में शहबाज शरीफ की को ज़मानत मिलने का जो फुल बेंच का फैसला था 38 सफ़ात पर मुश्तमिल वो है, और ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जो शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त पर मुश्तमिल है। अब इस फैसले को मैंने बहुत तफसील से पढ़ा, 38 के 38 सफ़ात। जो सवाल मेरे जहन में पैदा होता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और क्या ये वाकई इसको एक तजाद की सूरत में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फैसले के आखिरी सफ़े पर चले जाएं, सफ़ा नंबर 38 पर पॉइंट नंबर 23, ये मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। इसमें लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग रीजन, ये कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ डायरेक्ट, और फिर उससे मैं अपना क्वेश्चन रेज करूंगा जो मेरे जहन में पैदा हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द फॉरगोइंग रीजंस, ये याद रहे कि ये फैसला 3 रुकनी बेंच जो था, फुल बेंच, जैफरी बेंच, जस्टिस अली बाकी नजफी इसको हेड कर रहे थे, जस्टिस आली नीलम उनके साथ थे और शहबाज रिजवी उनके साथ थे। ये उनका फैसला है और उनके पास, मैं आपको याद दिला दूं, ये फैसला आया था कि जनाब सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं बेल हो जाएगी, असद गुराल साहब कह रहे हैं कि बेल नहीं होती, तो आप दोनों में टाई हो गई, आप फैसला कर दें, आप 3 रुकनी बेंच फैसला कर दो। और 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया कि उनको जमानत मिलनी चाहिए। अब आखिर में लिखा हुआ है कि अब इस रेफरी बेंच ने बेसिकली ये फैसला करना था ना कि असद गुराल ठीक कह रहे हैं या जो सरफराज डोगर साहब हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि फॉर द फॉरगोइंग रीजंस वी हैव फाउंड आवरसेल्व्स इन एग्रीमेंट with our learned brother Sardar Mohammad Sarfraz Dogar on the point A and hereby admit the petitioner to post arrest bail। हम अपने भाई सरफराज जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर से इत्तफाक करते हैं और उसको पॉइंट ए की बुनियाद पर जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट करते हैं। अब पॉइंट ए क्या है, ये जरा इसको समझ लीजिएगा, मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं ताकि मुश्किल ना हो। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए के साथ 2 और पॉइंट्स है, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये पॉइंट ए आपके सामने इस वक्त आ रहा है। पॉइंट ए ये है कि क्या ये दरखास्त, वो कहते हैं हमारे सामने 3 मामला थे। नंबर 1 ए कि क्या ये जो बेल है ये मेरिट की बुनियाद पर बनती है। इसमें पूरी तफसील से लिखा हुआ है, मैं लफ्ज ब लफ्ज नहीं पढ़ता, आप खुद पढ़ लीजिए। इसमें पहले तो लिखा है कौन से सेक्शन के तहत, नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये दरखास्त आई है, और हमने ये देखना था कि क्या टेलीग्राफ जो उनके टीटीज हैं वो आई और उनके फैमिली मेंबर्स और बेनामीदार्स और उनके दूसरे लोगों के बुनियाद पर, यानी क्या हमने इसको मेरिट की बुनियाद पर ये बेल बनती है। नंबर 2 बी पॉइंट ये कि क्या ये पिटीशन जो है, क्या पिटीशनर की जो बेल है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बनती है। और नंबर 3 सी पॉइंट ये है कि क्या ये जो पिटीशनर की जो बेल है ये डिले में, यानी जो केस में ताखीर है उसकी बुनियाद पर बनती है। ये 3 ऑप्शंस थे, यानी शहबाज शरीफ साहब जब बेल मांग रहे हैं तो क्या वो बेल मांग रहे हैं मेरिट की बुनियाद पर, या वो बेल मांग रहे हैं मेडिकल ग्राउंड्स पर, या वो बेल मांग रहे हैं ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर। तो 3 रास्ते थे बेल ग्रांट करने के लिए जजेस के पास, और सरफराज डोगर साहब से इत्तफाक करते हुए इस 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब की बेल हार्डशिप पर या मेडिकल ग्राउंड्स पर नहीं बनती, यह बनती है मेरिट की बुनियाद पर। अच्छा, अब इसमें तजाद क्या है? 2 तजादात जो मुझे समझ आते हैं। एक तो यह कि जो पिटीशन दायर की गई थी, जो डीबी के पास गई थी पहले, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर और असद गुराल साहब थे, उनके सामने ये दरखास्त जो है, ये पिटीशन जो है, ये हार्डशिप की बुनियाद पर आई थी, मेरिट की बुनियाद पर नहीं आई थी। दरखास्त आई है हार्डशिप की बुनियाद पर, जमानत मिल रही है मेरिट की बुनियाद पर। अच्छा, अब जब ये समाअत हो रही थी तो पहले आजम तारड़ साहब ने और अमजद परवेज साहब ने दलाल दिए हार्डशिप की बुनियाद पर। दलाल मुकम्मल हो गए, कहा गया फैसल बुखारी साहब कल दलाल देंगे। अगले दिन फैसल बुखारी साहब ने पहले हार्डशिप की बुनियाद पर दलाल दिए कि बेल नहीं बनती। फैसल बुखारी साहब नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर फैसल बुखारी साहब ने कहा कि अब मैं आता हूं मेरिट पर, मेरिट की बुनियाद पर। तो उन्होंने फिर मेरिट की बुनियाद पर उनके सारे असासे, टीटीज, डिटेल्स सारी शो की और कहा कि जी मेरिट की बुनियाद पर भी इनकी दरखास्त जो है वो जमानत नहीं बनती। तो उस वक्त जजेस साहब का मुझे ये जुमला याद है, उन्होंने कहा कि हैरत है अमजद परवेज साहब कि आपने मेरिट्स को टच ही नहीं किया, आप मेरिट्स पर आए ही नहीं। मैं कल ये सोच रहा था जब केस को स्टडी कर रहा था कि आपने मेरिट्स को क्यों टच नहीं किया। तो उस पर अमजद परवेज साहब ने कहा कि जनाब मैं अभी बताता हूं, ये मेरी इसकी वजह थी मेरिट पर को टच ना करने की, मैं अभी बताता हूं आगे जाके
कि मेरिट पर मैं क्यों बात नहीं कर रहा। ये उस दिन की वीडियो मेरी आप निकाल के देख लें, मैंने उस दिन भी ये पॉइंट स्टैब्लिश किया था कि अमजद परवेज साहब ने मेरिट पर बात नहीं की। अच्छा, फिर ऐसा लगा कि जजेस उनको हिंट दे रहे हैं कि ना मेरिट पे भी बात करें ना, मेडिकल ग्राउंड पे या हार्डशिप पे बुनियाद पर अगर ये नहीं बनती तो मेरिट पे आपको बेल दी जा सके। लेकिन अमजद परवेज साहब ने फिर भी मेरिट पर नहीं दलाल दिए थे और फैसला महफूज हो गया था। जब फैसला सुनाया गया तो आप जानते हैं कि फैसला सुना दिया गया कि बेल का, लेकिन बाद में फिर झगड़ा सामने आ गया और 3 दिन के बाद पता चला कि टाई हो गई और मामला चला गया 3 रुकनी बेंच के पास। अब आप देखिए कि दरखास्त आई है हार्डशिप की बुनियाद पर, मेरिट पर अमजद परवेज साहब ने और आजम तारड़ साहब ने मेरिट की बुनियाद पर दलाइल ही नहीं दिए थे, लेकिन सरफराज जोगर साहब मेरिट पर बेल ग्रांट कर रहे हैं और इसी ग्राउंड पर तीनों जजेस इसी बुनियाद पर बेल जो है वो ग्रांट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने भाई सरफराज जोगर से इत्तेफाक करते हैं और पॉइंट ए की बुनियाद पर हम जो है ये बेल ग्रांट करते हैं। पॉइंट बी की बुनियाद पर नहीं हुआ मेडिकल ग्राउंड पर, पॉइंट सी की बुनियाद पर नहीं हुआ, जस्टिस जो है वो ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर नहीं हुआ, ए ग्राउंड पर हुआ, यानी मेरिट की बुनियाद पर हुआ। अब आप दूसरे नुक्ते पर आइए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मांगा गया है पिटीशन में हार्डशिप की बुनियाद पर, मिला है उनको, चारों जजेस ने उनको दे दिया है मेरिट की बुनियाद पर। अब आप आ जाएं दूसरे नुक्ते पर, या दूसरा तजाद जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जब जजेस पूरा केस सुनने के बाद 4 जजेस इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि यह मेडिकल ग्राउंड पर बेल नहीं बनती। क्यों? शहबाज शरीफ साहब की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, वो इस वक्त बीमार नहीं है, कैंसर सर्वाइवर तो हैं लेकिन बीमार नहीं है, उनको सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, तो इसका मतलब है मेडिकल ग्राउंड पर उनको जो है वो बेल नहीं बनती। इसलिए मेरिट्स को टच करके मेरिट की बुनियाद पर बेल दी गई। इस पर 4 जजेस कन्विंस्ड हैं, जस्टिस सरफराज जोगर साहब, जस्टिस अली बाकर नदवी, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी। ये चारों जजेस इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि हेल्थ ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पर इनकी जमानत नहीं बनती। अब आ जाए अगली एप्लीकेशन पर, जिसमें वो हेल्थ ग्राउंड पर कहते हैं मुझे बाहर जाने दें और उनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। अब मेरा सवाल यह है कि जब आप ये समझते हैं कि इनको तो हेल्थ का कोई मसला नहीं है और इनको जमानत भी नहीं दी जा सकती, तो फिर हेल्थ की बुनियाद ही पर उनको बाहर जाने की इजाजत इमरजेंसी में कैसे दे दी गई बगैर रिस्पोंडेंट्स को सुने हुए? तो ये एक थोड़ी सी मुख्तलिफ या अजीब सी बात लगती है कि 4 जजेस खुद ये पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जमानत मेडिकल ग्राउंड पर नहीं मिल सकती क्योंकि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, और फिर खुद ही जस्टिस अली बाकर नदवी साहब एक दिन के अंदर समाअत करते हुए उनको बाहर जाने की इजाजत दे रहे हैं मेडिकल ग्राउंड्स पर। तो फिर अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स पर अब कन्विंस्ड हैं कि उनको बाहर जाके इलाज कराना चाहिए बगैर रिस्पोंडेंट्स को सुने हुए, तो फिर आप जब केस जमानत का सुन रहे थे तो उस वक्त आप कन्विंस्ड क्यों नहीं हुए थे? ये सवाल है, इसको मैं सवाल ही की सूरत में उठा रहा हूं। इसका जवाब माहिरीन के पास होगा तो वो इसका जवाब जरूर दे दें। एक और नुकता मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूं, वो ये है कि आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के लिए जो पिटीशन दायर की है, जिसमें उनको एक दिन के अंदर सुन के जाने दिया गया, उसमें उन्होंने 4 इदारों को फरीक बनाया लेकिन नैब को फरीक नहीं बनाया। क्यों? सवाल तो जहन में उठता ना कि भाई शहबाज शरीफ साहब ने जो सबसे ज्यादा मुतल्लिका इदारा है उसको फरीक क्यों नहीं बनाया? फरीक किसको बनाया? उन्होंने फरीक बनाया जनाब FIA को, उन्होंने फरीक बनाया है यानी DGFIA को, उन्होंने फरीक बनाया सेक्रेटरी दाखिला को, उन्होंने फरीक बनाया DG पासपोर्ट को, और चौथा उन्होंने फरीक बनाया स्टेट को। ये 4 इदारों को शहबाज शरीफ साहब अपनी पिटीशन में फरीक बना रहे हैं लेकिन नैब को फरीक नहीं बना रहे, हालांकि ये तमाम केसेस ही नैब के हैं। इनके ऊपर तो नैब के अलावा कोई और केसेस ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की कोई लड़ाई झगड़े का, कोई कत्ल का, कोई और इल्जाम तो उनके ऊपर नहीं है, नैब ही के इल्जाम हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने नैब को फरीक नहीं बनाया, बाकी इदारों को फरीक बना दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है नैब को फरीक क्यों नहीं बनाया? देखें, उसकी वजह है शहबाज शरीफ साहब अगर अपनी पिटीशन में नैब को फरीक बनाते तो यह मामला जाता नैब के केसेस सुनने वाले DB के पास, जो कि जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर साहब पर मुश्तमिल है। तो यह मामला जस्टिस फारूक हैदर और जो सिंगल बेंच ना सुनता, इसको डबल बेंच सुनता। अब जब डबल बेंच सुनता और नैब का बेंच सुनता तो वो नैब से जवाब लिए बगैर ये फैसला नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ बाहर जाए या नहीं जाए।
तो आप देखिए कि किस तरह से इसको प्लान किया गया। वहां पर अगर फारूक हैदर साहब होंगे तो फारूक हैदर साहब तो डेफिनेटली कहेंगे कि नैब को रिस्पॉन्ड करने दें, नैब फ्री केस में नैब को रिस्पॉन्ड किए बगैर कैसे फैसला दिया जा सकता है। आलिया नीलम साहबा भी शायद यही कहती, शायद ना कहती, मुझे नहीं मालूम, ये तो जब केस चलता तो सामने आता। लेकिन नैब को सुने बगैर ये डबल बेंच जो है ये फैसला नहीं दे सकता था, तो नैब को फरीक ही नहीं बनाया गया। हुआ क्या कि अली बाकर नजफी साहब के पास केस आ गया सिंगल बेंच के पास, और अली बाकर नजफी साहब ने रिस्पोंडेंट को सुने बगैर ही निपटा दिया। अब इसमें एक और तजाद या नॉर्मली या आप कुछ भी उसको नाम दे लीजिए, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की प्रेयर ये थी कि मुझे बाहर जाने दें। अब उनको बाहर जाने दिया गया और केस मुकर्रर कर दिया है उनके वापस आने के बाद। रिस्पोंडेंट्स को सुना जाएगा 5 जुलाई को। अब रिस्पोंडेंट्स 5 जुलाई को कुछ भी कह दें, क्या फर्क पड़ता है? शहबाज शरीफ साहब की प्रेयर तो मान ली गई बाहर जाने की, वो बाहर तो चले गए, वापस आ भी जाते हैं तो केस तो खत्म हो गया। केस ही ये था, प्रेयर ही ये थी कि मुझे बाहर जाने दें। तो जब उनको बाहर जाने दे दिया गया तो बाद में आके नैब कुछ भी कह ले, एफआईए कुछ भी कह ले, पासपोर्ट डीजी पासपोर्ट कुछ भी कह लें, डीजीएफआईए कुछ भी कह लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेयर तो फुलफिल हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने जो रिलीफ मांगा था वो तो उनको मिल चुका है, तो बाद में रिस्पोंडेंट्स को सुनने का क्या मतलब है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सवालात उठ रहे हैं और वो सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके जवाब आप भी तलाश कीजिए। मैं भी सीनियर्स को फ़ोन करता हूँ, मैं भी उनसे पूछता हूँ, कानूनी माहिरीन जो हमारे दोस्त साहब हैं उनसे भी हम पूछते हैं। लेकिन इस फैसले को पढ़ने के बाद और इस दूसरे फैसले को पढ़ने के बाद इन दोनों के बाद ये सवालात मेरे जहन में आ रहे थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसका जवाब आप भी तलाश कीजिए और कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा अगर आपको मिल जाए, और मैं भी तलाश करता हूँ। मुझे मिल गया तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।